बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर हम लोग कल बात कर रहे थे, हम लोगों ने इन्फिनेटिव के ऊपर एक रूल लिखा था डेयर वाला, और उससे हमने बात की थी कि करेक्शन पैसेज में जो है हमने इन्फिनेटिव के रूल्स यूज करने हैं, वो अब हम बात करेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव का कोई मुझे बता सकता है कि इन्फिनेटिव क्या था हमारा? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। कौन है फर्स्ट फॉर्म? ठीक है, अब 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म के अब हम लोग करेक्शन रूल्स के हिसाब से इसकी डिफरेंट पढ़ रहे थे, इसके रूल्स। और हम लोगों ने कल तक कर लिया था कि अगर कोई बंदा एक दूसरे को डेयर करता है तो वो उसका क्या रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा रूल है कि कल वाला रूल एक दफा मैं लिख देती हूँ ताकि आपको स्पेशल रूल के नाम से इसका हेडिंग डाल लेते हैं, स्पेशल रूल, ताकि सब वो कनेक्ट कर सके ना, हम कहाँ से बीच में से बात नहीं करें। व्हेन x challenges y, full infinitive is used। ये हमारा आ गया। अब I dared Sarah to walk on the ramp। यहाँ पर ये x है हमारा, चेंज करते हैं, ये x है हमारा, x ने y को डेयर किया है, चैलेंज किया है, तो उसके बाद हमेशा फुल इन्फिनेटिव यूज होता है। ये हमारा कल फर्स्ट रूल था, इसके ऊपर हमने काफी बात भी की थी। अब हम फौरन से नेक्स्ट रूल के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट रूल ये है, भी पढ़ा था। सॉरी, हाँ हाँ वो मुझे और कॉजेटिव वर्ब वाला मुझे याद है। अब नेक्स्ट जो है हमारा है व्हेन नोबडी चैलेंजेस एनीवन, बेयर इन्फिनेटिव भी यूज हो सकता है और फुल इन्फिनेटिव भी हो सकता है। व्हेन nobody challenges anyone, both bare infinitive and full infinitive are used। जैसे कि he dare go और to go out, एक सेकेंड, to go outside। अब इसके अंदर हमें बता सकते हैं कि कोई के यहाँ पर कौन सा आएगा रूल के अकॉर्डिंग? दोनों आ सकते हैं हमारा। जब कोई भी किसी को, एक बंदा है वो किसी को भी चैलेंज नहीं करता, वो खुद ही अपने आप से बात कर रहा है, तो वहां पर बहुत फुल इन्फिनेटिव भी आ सकता है और बेयर इन्फिनेटिव भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है, लेट मी चेंज द कलर। नेक्स्ट रूल है थर्ड, डेयर नॉट का। डेयर नॉट जो होता है, डेयर नॉट ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनेटिव। जहां पर डेयर नॉट का वर्ड आ गया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। इट वाज कोल्ड, कोल्ड एंड foggy and he dared not go outside। यहाँ पर dared आ गया, डेयर नॉट साथ आ गया, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव लग गया। ठीक है,
समझ आ गया ये रूल भी? और एक और वर्ड है जिसके साथ हमेशा 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 बेयर इन्फिनेटिव आता है, वो है हाउ डेयर ऑल्सो टेक्स बेयर इन्फिनेटिव। हाउ डेयर ऑल्सो यूज बेयर इन्फिनेटिव। जैसे कि हाउ डेयर यू water my plants, या how dare you enter my house, you enter my house। यहाँ पर वर्ड हाउ डेयर आ गया, तो उससे हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। करेक्शन रूल में यहाँ पर गलती आ सकती है कि वो बताते यहाँ पर लिखते हैं कि हाउ डेयर यू टू एंटर माई हाउस। ठीक है, हाउ डेयर यू टू एंटर माई हाउस। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सही लिखा हुआ है तो वो इसके ऊपर इसको ओवरलुक कर जाते हैं, लेकिन ये एक गलती है कि हाउ डेयर के साथ और डेयर नॉट के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हैड बेटर और वुड रादर। फिफ्थ रूल, हैड बेटर और वुड रादर इनके साथ हमेशा क्या करते हैं कि बोथ यूज बेयर इन्फिनेटिव। ये एक और वर्ड हमारे वोकैबुलरी में ऐड हो गया कि बेयर इन्फिनेटिव बोथ टेक बेयर इन्फिनेटिव। एक और हमें हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गया कि हम लोग ये वर्ड्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे आने वाला वर्ड बेयर इन्फिनेटिव है। इसकी फॉर्मेशन इस तरह होगी, सब्जेक्ट had better, फिर साथ बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दे हैड बेटर गो देयर। अब हैड बेटर का वर्ड आ गया तो हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। आई हैड बेटर डू माई वर्क। इससे भी हैड बेटर से हमें पता चल गया हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। ठीक है, और वुड रादर के साथ भी कर लेते हैं सेंटेंस। वुड रादर का क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पर वुड रादर आ जाएगा। तो अब एक सेंटेंस कर लेते हैं, आई वुड रादर प्ले हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब हम लोग इतने सारे करेक्शन रूल्स कर रहे हैं, हम साथ एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की भी बात कर लेते हैं कि हैड बेटर और वुड रादर जब सेकंड फॉर्म के बाद आए तब क्या केस आता है। हैड बेटर वुड रादर, सेकंड फॉर्म इसके बाद आती है, फॉर्म comes after it। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल लिखते हैं, आई वुड रादर rather you wrote on this board। ठीक है, अब यहाँ पर ये I है और I हमारा X है और ये Y है, तो इसके बाद फिर हम लोगों ने वुड रादर देखा तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दिया।
ये भी एक करेक्शन रूल है। इसके साथ ना वो या तो फर्स्ट फॉर्म लगा देता है या इसके साथ कोई और मसला कर देता है। तो हम लोगों को याद रखना है जहां वुड रादर आ जाएगा वी विल फाइंड सेकंड फॉर्म इन द सेंटेंस। जो वर्ब होगा वो हमारा हमेशा सेकंड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक अब साथ ना ये रूल्स कंप्लीट हो गए हैं इन्फिनेटिव के। अब साथ हम लोग एक टिडबिट डिस्कस कर लेते हैं कि यूज टू कब यूज होता है और यूज टू के साथ बेयर इन्फिनेटिव कब आता है और नॉन लिविंग हो तब क्या होता है। ठीक है, इसके 2-3 केसेस हैं। यूज टू के बात कर लेते हैं। यूज्ड टू सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद यूज टू फिर आईएनजी फॉर्म। इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। शी इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पर यूज टू आया तो इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आया। अब इसका बेयर इन्फिनेटिव वाला क्या केस है? सब्जेक्ट साथ वर्ब साथ हमारे पास क्या आता है? बेयर इन्फिनेटिव। I used to read books। तो यहाँ पर जब हमने यूज टू सेंटेंस में देखा तो उसके वजह से यहाँ पर हमारा बेयर इन्फिनेटिव लग गया। लेकिन ऊपर वाली में ना थोड़ी सी फॉर्मेशन चेंज होती है और वो ऊपर वाला सेंटेंस बन जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। अगर हमारे पास यूज टू के साथ वर्ब भी लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ, तो वो फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन अगर यूज टू जो है वो खुद इटसेल्फ मेन वर्ब है और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर उसके आगे जो वर्ब होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब्जेक्ट जो होगा हमारा नॉन लिविंग होगा, तब क्या होगा? नॉन लिविंग और यूज्ड टू के साथ बेयर इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द गोइंग, या इसको इस तरह करते हैं, आइस इज यूज्ड टू कूल वाटर। अब यहाँ पर हमारा यूज टू है, यूज और हमारा सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग है, तो हमने यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसी यूज टू के साथ सिंपल बेयर इन्फिनेटिव भी लगाया और अगर नॉन लिविंग हमारे पास हमारे सब्जेक्ट आ जाएगा तब भी यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव आएगा। सॉरी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब साथ हम लोग अपना जेरेंट फ्रेज भी डिस्कस कर लेते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज और पार्टिसिपेंट फ्रेज। क्योंकि हम लोगों ने कल इनके कॉन्सेप्ट्स ले लिए हैं तो ये अब हमें आइडेंटिफिकेशन में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। जेरेंट फ्रेज, जेरेंट फ्रेज क्या होता है कि अब हमारा हम लोगों ने फ्रेज की बात की थी। फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ऑफ वर्ड्स, और जेरेंट जो होता है वो हमारा वर्ब एक्टिंग एज नाउन। तो हमारा क्या होता है कि अब इस दोनों का कॉम्बिनेशन जब एग्जिस्ट करेगा तो वो जेरेंट फ्रेज होगा। और हम लोगों ने जेरेंट और पार्टिसिपल के अंदर सबसे बेसिक फर्क ये देखा था कि जेरेंट जो होता है उसको उर्दू में हम करें तो ना आता है और पार्टिसिपल में ना नहीं आता। जेरेंट को हम लोग इन्फिनेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं, पार्टिसिपल को इन्फिनेटिव से रिप्लेस नहीं कर सकते। इन दो रूल्स के हिसाब से हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बात की है नाउन। तो जब हम लोगों ने कहा कि वर्ब ही एक्टिंग एज ए नाउन होगा तो वो नाउन फ्रेज भी होगा। और नाउन फ्रेज की कैटेगरी में हमने दो बातें की थी, एज सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी वही बातें आएंगी। एज अ सब्जेक्ट जो होता है
हम उसकी बात कर लेते हैं। कुकिंग फूड इज वेरी इजी। अब यहाँ पर कुकिंग फूड को अंडरलाइन किया हुआ है। हम चलिए चेक कर लेते हैं कि ये नाउन है या नहीं। तो हम चेक करते हैं व्हाट को आंसर कर रहे हैं, तो इट इज डेफिनेटली अ नाउन एज इट्स आंसरिंग व्हाट। तो हमें पता चल गया ये नाउन फ्रेज है। लेकिन अब फिर हम कहते हैं कि नाउन फ्रेज तो ये फंक्शन के हिसाब से है, इसका एक्चुअल में तो काम यहाँ पर एक वर्ब है, एक जेरेंड है। तो जेरेंड जो है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो आप लोगों ने अब देख लेना कि एग्जामिनर की क्या डिमांड है। अब एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसके अंदर ये बात कर लेते हैं। माई पैशन इज टीचिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आंसर करने वाले कौन से दो वर्ड्स थे, दो क्वेश्चन वर्ड्स थे। टू whom और था दूसरा वर्ड, मुझे कोई बताएगा, कौन बताएगा, जल्दी से बताए। मुझे याद है लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं अपना, क्योंकि ग्रामर रिवाइज जब तक नहीं करते तब तक भूल जाती है फिर बहुत जल्दी। जल्दी से कोई बता दे। टू whom और किसको आंसर करता है, व्हाट को आंसर करता है। और यहाँ ठीक है, अब यहाँ पर माई पैशन इज व्हाट, माई पैशन इज टीचिंग स्टूडेंट्स, ये व्हाट को आंसर कर रहा है। व्हाट को आंसर करने वाला हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं तो नाउन फ्रेज हो जाता है। लेकिन ये फंक्शन तो नाउन फ्रेज का कर रहा है, लेकिन आई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म भी तो है। माय पैशन इज टू टीच स्टूडेंट्स, और इससे हमें पता चल गया है कि टू टीच लगा के चेक कर लिया है, तो ये जेरेंट भी हो सकता है। तो हम इसे जेरेंट फ्रेज भी कह सकते हैं। चलिए जी, हमने एक और जेरेंट फ्रेज पकड़ लिया। अब एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हमने कॉम्प्लीमेंट की बात की थी कि कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है। चले मैं खुद ही बता देती हूँ, कोई बोलने का आज मूड में नहीं लगता है। हमारा कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि वो उसके बगैर हमारा सेंटेंस कंप्लीट कभी नहीं होता है। एम आई क्लियर? विदाउट अ कॉम्प्लीमेंट अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। तो अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ साइड पे। विदाउट इट our sentence is incomplete। ठीक है, अब सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है अगर कॉम्प्लीमेंट ना हो। तो इसकी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज स्मार्ट, यहाँ पर स्मार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, और इसको अगर हम सेंटेंस से निकालेंगे तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग खत्म हो जाएगा। अब इसी तरह एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट की तारीफ कर रहे हैं तो वो उसकी तरह एक्ट करेंगे, और वहां पर एक जेरेंट भी होगा तो वो जेरेंट फ्रेज बन जाएंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। माई फेवरेट एक्टिविटी is baking cakes। यहाँ पर बेकिंग केक्स क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि अगर हम इसको सेंटेंस से निकालें, माय फेवरेट एक्टिविटी इज कुछ भी नहीं, इसको निकालने से सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। तो हमने यहाँ पे बात भी की, अगर हम लोग अपना कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस से निकाल देंगे तो वो हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा सेंटेंस। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि हमारा जेरेंट फ्रेज है जो हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, जेरेंट फ्रेज। और यहाँ पर एलिजा, जी जो हमारे पास टीचिंग स्टूडेंट्स है ये भी हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा ना?
टीचिंग स्टूडेंट्स, सेंटेंस पूरा बनाए ना अच्छा ये वाला ही सही ये जो आपने ऊपर माई पैशन इज टीचिंग स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह ही एक्ट करेगा, और इसको अगर टीचिंग स्टूडेंट्स को हम निकाल देंगे तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी को हम लोग वो कर लेते हैं, ही इज लुकिंग स्मार्ट। यहाँ पर ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है। अब ही इज लुकिंग स्मार्ट, ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है, हमें पता चल गया, इसको रिमूव करके देखा, हमने कहा ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया क्योंकि सेंटेंस की इसके बगैर कोई मीनिंग नहीं बन रही। तो आवाज मेरी आ रही है? हेलो जी आ रही है। अच्छा सही है, मुझे लगा आवाज चली गई है। तो इसके बगैर हमारा सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा। यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर, तो हमें पता चल गया ये जेरेंट फ्रेज है। आई गेस जेरेंट फ्रेज कंप्लीट हो गया और सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई भी मसला आ रहा है तो वो पुरानी वाली वीडियो जाके पहले देखे, उसमें जेरेंट का इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करे, फिर ही उसको जेरेंट फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज का पता चलेगा। वरना ये फिर बहुत मुश्किल लगेगा कि आप मैं अभी क्या बातें करूं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी से गो थ्रू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने कल जेरेंट, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव पे बहुत डिटेल बात की है और हमने डिटेल इसमें डिस्कस किया है कि जेरेंट और पार्टिसिपल में क्या फर्क है, और इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है और फुल इन्फिनेटिव क्या होता है। हमने सारी चीजें बातें की हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड, तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फटाफट से, हमारे पास है 7 मिनट्स लेफ्ट। चले इंशाल्लाह हो जाएगा आज ये। पार्टिसिपल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है कि हम लोगों का फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये GO गो कर लें इसको। और पार्टिसिपल जो है वो क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जो होता है, प्लस ING डिस्क्राइबिंग अ नाउन या एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। अब यहाँ पर किसी फटाफट से एग्जांपल लिखते हैं तो हमें फौरन से पता चल जाएगा कि हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज इसमें क्या होता है। स्टूडेंट्स प्लानिंग टू स्टडी मेडिसिन need to work hard। यहाँ पर प्लानिंग टू स्टडी मेडिसिन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और ये हमारे किसको, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। और यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी इसको हम कह सकते हैं और पार्टिसिपल फ्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि है तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से पार्टिसिपल फ्रेज। अब आपने अपने एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या, आपकी क्या डिमांड है। वो ही इज आस्किंग के मुझे बताएं कि व्हाट दिस फ्रेज इज एक्टिंग as it's as I'm so sorry, acting as an object। इफ इट्स एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट तो वो नाउन फ्रेज के साथ तो वो जेरेंट फ्रेज भी हो सकता है। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि ही इज आस्किंग फॉर द फंक्शन और फॉर द स्ट्रक्चर, तो फिर हम लोगों ने उसके ऊपर डिपेंड करना है। और अगर इससे कुछ भी नहीं लिखना तो हम उसके बेसिक पर जाएंगे, हम लोग पेरेंट पर नहीं जाएंगे, पेरेंट से नीचे डॉटर वाले की बात करेंगे। जैसे अगर हमारा पेरेंट नाउन है तो उससे नीचे या तो जेरेंट वाले को हम टिक करेंगे या हमारा दूसरा होता है इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव। तो हम उसको टिक करेंगे। ये अब आ गया हमारा। हम लोग एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी लिख लेते हैं, यहाँ पर इसी को बना लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल को भी साथ इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स हु प्लान्ड टू स्टडी। अलीजा, जी जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है वो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज की सब टाइप है। जी, क्योंकि वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइबिंग अ नाउन। जी
ठीक है, तो अब यहाँ पर who plan to study medicine, अब इसको डॉट 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 कर लेते हैं, हमारे पास वैसे ही टाइम कम है, नहीं कोई भी डिस्कस करना है, ठीक है, वर्कड हार्ड कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्लान टू स्टडी मेडिसिन, अब प्लान टू स्टडी मेडिसिन हु, स्टूडेंट्स कौन है, नाउन, और ये थर्ड फॉर्म भी है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल है ये वाला वर्ड, ठीक है, तो और ये फ्रेज क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट फ्रेज की तरफ, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा फ्रेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज, और फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि हम करेक्शन रूल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। करेक्शन रूल्स जो फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए आता है एक पैसेज करेक्शन के लिए, उसके हम रूल्स स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं तो उसमें काफी दिन लग जाएंगे, सही है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे हम वो भी साथ साथ। इन्फिनेटिव ओके फ्रेज, अब इन्फिनेटिव फ्रेज को तो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना सबसे आसान है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है ये, हमें जहां पर भी ये फॉर्म दिखी तो वो हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा। अब हमने नाउन का टॉपिक जब पढ़ा था तब हमने बोला था कि इन्फिनेटिव एज द सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज द ऑब्जेक्ट, तो वो नाउन फ्रेजेस वो वाले जो नाउन फ्रेज इन्फिनेटिव की तरह हमने बात की थी, वही हम यहाँ पे भी बात करेंगे, एज एन object, I have to clean my room, have to, excuse me please, sorry for the disturbance, I have to clean the room, तो यहाँ पर टू क्लीन द रूम जो है वो क्या है, आई हैव टू डू व्हाट, क्लीन द रूम, व्हाट और टू whom जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को आंसर करते हैं, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर कमिंग इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो तो यार नाउन फ्रेज होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमारे नाउन की जगह काम करते, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है, वो हमारा नाउन फ्रेज होता है। और नाउन फ्रेज का हमने बात की है, यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाली चीज भी आ रही है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज भी हो सकता है। अब मुझे कोई जल्दी से बता दे, नहीं हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया, ये तो कंप्लीट ही नहीं होगा, चलिए जल्दी से बात करते हैं फटाफट। तो ये फंक्शन और स्ट्रक्चर का आपको पता है, आज सब्जेक्ट बात कर लेते हैं। आज सब्जेक्ट जो है टू मेक नॉइज इज नॉट a good habit, ठीक है। यहाँ पर टू मेक नॉइज जो है, मैं जल्दी जल्दी गुजार रही हूँ क्योंकि ये बातें हमने पहले भी की हुई है। हम टू मेक नॉइज हमारा नाउन फ्रेज भी होता है, ये सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ये हमारा किसको आंसर कर रहा है, व्हाट को आंसर कर रहा है, व्हाट को आंसर करने वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, व्हाट को नहीं सॉरी, यहाँ पर नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, ठीक है। और साथ ही इन्फिनेटिव फ्रेज भी है क्योंकि इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाली बात आ रही है। नेक्स्ट जो है हमारा एज कॉम्प्लीमेंट वाली बात कर लेते हैं, एज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमने अभी बात की कि उसके बगैर हमारा सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं होता, तो अब हम लोग इसको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को किसी कॉम्प्लीमेंट की जगह पर लगा के चेक करते हैं। माई एम्बिशन is to teach students, अब टू टीच स्टूडेंट्स हम सेंटेंस से निकालेंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, तो कंप्लीट मीनिंग जब नहीं देगा ये, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हमारा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाली जो चीज है वो आ रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज। ये हमारी तीन पॉसिबिलिटीज आ गई इन्फिनेटिव फ्रेज को चेक करने की। इसमें किसी को कोई मसला है, बता दें जल्दी से। चल अलीजा, जो हमारा बेयर इन्फिनेटिव होता है
उसका नहीं फ्रेज होता कोई? नहीं, उसका फ्रेज नहीं होता, वो उसका फ्रेज नहीं होता। बस अब हम आखिरी अपना फ्रेज कर रहे हैं एंड वी लेफ्ट विद 1 मिनट 30 सेकेंड्स। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह रह गया ना तो वो मुझे बाद में इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और हम अपना आज इंशाल्लाह फ्रेजेस कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ड फ्रेज इतना मशहूर नहीं होता, और आप आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आपको मैं इसकी फटाफट फॉर्मेशन बता देती हूँ, और आपको ये 2 मिनट की कहानी है ये, और आपको समझ आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हमें जहां पर भी ये फॉर्मेशन नजर आ गई हमने कहा ठीक है टिक करें भाई, वर्ड फ्रेज है हमारा। या फिर मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी का मैं आपको फटाफट बता देती हूँ अभी। मॉडल वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। You are teaching me। यहाँ पर are teaching me ये हेल्पिंग वर्ब है और साथ ये मेन वर्ब है, ठीक है। और इस मॉडल ऑक्सिलरी किसको कहते हैं? अब मैं जल्दी से ज़बानी बता देती हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी ये होता है कि मॉडल वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। मॉडल वर्ब कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट और इज, आर